हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिसॉल्विंग नीट। आई एम शिवांगिनी। आज हम बात करेंगे हमारे केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन के बारे में। तो मेरे पिछले वीडियो में हमने बात की थी कंसंट्रेशन टर्म के बारे में, तो अब हम उसके आगे देखते हैं। अगली जो से कंसंट्रेशन टर्म है, हमने पहले 3 पढ़ी थी। नेक्स्ट हम देखते हैं पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज के अगर 1 मिलियन पार्ट लें तो उसमें उस कंपोनेंट का कितना पार्ट है। जैसे नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, यानी जो कंपोनेंट हम ले रहे हैं, चाहे वो सॉल्यूट हो सकता है चाहे वो सॉल्वेंट हो सकता है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी टोटल सॉल्यूशन का कितना पार्ट है उसमें, इंटू 10⁶। यहाँ पे इसकी 10⁶ की मल्टीप्लाई क्यों की है? क्योंकि ये मिलियन की बात चल रही है, पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन यानी 10 लाख, 10 लाख यानी 10⁶। अगर पीपीबी होता यानी पार्ट्स पर बिलियन होता तो हम यहाँ पे 10⁶ नहीं लिखते, 10⁹ लिखते। तो जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, 6 × 10⁻³ ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर ऑफ सी वाटर। अब 1 लीटर का वेट कितना हो गया? 1030 ग्राम। तो अब इसका हमें निकालना है पीपीएम की फॉर्म में। अगर हम इसको निकालें तो 5.8 पीपीएम आएगा, यानी 1 ग्राम पानी में 5.8 पार्ट इसके है, 5.8 ग्राम है ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब इसको कैसे निकालेंगे? 6 × 10⁻³ को यहाँ पे रख देंगे, नीचे वाटर का वेट यानी 1030 × 10⁻⁶। तो अप्रोक्सीमेटली आंसर 5.8 ही आएगा, 5.7 समथिंग आएगा। तो वो राउंड फिगर होके 5.8 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? इसको एक्स से डिनोट करते हैं। इसका मतलब कि जो कंपोनेंट हमने लिया है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट जो भी हमने लिया है, उसके मोल्स अपॉन में पूरे सॉल्यूशन के मोल्स। यानी अगर हमने जो भी कंपोनेंट लिया, मान लो हम सॉल्वेंट को डिनोट करते हैं बी से और सॉल्यूट को डिनोट करते हैं ए से, तो हमें सॉल्यूट के लिए मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो उसके लिए क्या हो गए, हमें पता है मोल को हम एन से डिनोट करते हैं, तो ये एन ए यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, यानी NA + NB। तो ऊपर तो आ गए जो हमें निकालना है, यानी सॉल्यूट के मोल्स अपॉन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों के मोल्स को, नीचे टोटल मोल्स। यानी अगर 10 मोल का सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्यूट के अगर 5 मोल है तो 5/10 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है मोलैरिटी। अब मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। इसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। और तो इसमें क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसमें ये मेनली सॉल्यूट के लिए ही होते हैं, मोलैरिटी और आगे एक और आएगी मोलैलिटी। ये दोनों सॉल्यूट के लिए यूज करते हैं। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूट हमने जिसकी हमें मोलैरिटी निकालने, उसके मोल्स ले लिए, नीचे पूरे वॉल्यूम का सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले लिया। किसमें लेना है? हमें लीटर में लेना है। तो मोल्स को डिनोट कर दिया N से, नीचे आ गया V इन लीटर। अगर हम यहाँ पे छोटी टर्म ले यानी ml में ले वॉल्यूम को, तो उसके लिए हमें ऊपर 1000 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब हम इसको ml में लेंगे तो ये जो 1000 है वो नीचे आएगा, अपॉन में हमें 1000 पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1000 अल्टीमेटली ऊपर चला जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर। अब यहाँ पे आ रहा है टर्म वॉल्यूम। आगे नेक्स्ट अपनी जो बात करेंगे वो मोलैलिटी पे करेंगे। तो मोलैलिटी पे यहाँ पे मास आता है वॉल्यूम की जगह। तो यहाँ पे भी मतलब मोल्स एक मास ही होता है, मास की टर्म में होता है मोल्स, और नीचे आ गया वॉल्यूम, वहां पे यहाँ पे मास आएगा, तब हम मोलैलिटी की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? वॉल्यूम आ रहा है। तो वॉल्यूम एक टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, यानी वॉल्यूम पे टेम्परेचर का फर्क पड़ता है। अगर किसी चीज का वॉल्यूम टेम्परेचर हम चेंज कर दे तो उसके वॉल्यूम में फर्क पड़ता है, लेकिन किसी चीज का टेम्परेचर चेंज करने पर उसके मास में फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर कोई इंसान है, वो गर्मी में अगर 50 किलो का है तो वो ठंड में भी 50 किलो का ही रहेगा। ऐसे नहीं कि वो 30 किलो का हो जाएगा या 80 किलो का हो जाएगा, उसका मास सेम रहेगा। लेकिन जैसे पानी है, तो पानी का हम टेम्परेचर कम करते हैं तो उसका वॉल्यूम भी अफेक्टेड होता है। नॉर्मल लिक्विड फॉर्म में उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, पर जब हमने उसकी बर्फ जमा दी तो आइस क्यूब का वॉल्यूम कंपैरेटिवली कम होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है वो टेम्परेचर से अफेक्ट होती है, तो उसका आंसर क्या हो गया? मोलैरिटी। मोलैरिटी भी हो सकता है। और एक हमने पढ़ा था मास बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जो हमने पढ़ी थी पहले, जो फर्स्ट सेकंड दो टर्म्स थी, मास बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो जहां पे वॉल्यूम वर्ड आएगा वो सारी जो टर्म्स है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी।
यानी टेम्परेचर से अफेक्ट होगी, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। लेकिन जहां पे डिवाइड में यहाँ पे मास आएगा, वो जो टर्म है वो टेम्परेचर से डिपेंडेंट नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोलरिटी की। मोलरिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। जैसे मोलरिटी में ऊपर भी आ रहा था मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे आ रहा था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन इसमें आएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कितने ग्राम, यही हम किलोग्राम में लेते हैं सॉल्वेंट का मास, यानी कितने किलो सॉल्वेंट में हमने कितने मोल सॉल्यूट मिलाए हैं। जैसे मान लो 1 किलो सॉल्वेंट में हमने 2 मोल किसी भी सॉल्यूट के मिलाए हैं, तो वो डिनोट करेगा उसकी मोलरिटी को। अब यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है, मास आ रहा है, तो मोलरिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि मास का कोई टेम्परेचर पे फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमने बात कर ली किलोग्राम में। तो जैसे मैंने मोल फ्रैक्शन में हमने देखा था कि जैसे हमने मान लो सॉल्यूट को डिनोट किया है A से और सॉल्वेंट को डिनोट किया है B से, तो यहाँ पे तो आ जाएगा Na यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन WB यानी वेट या मास ऑफ सॉल्वेंट। तो नीचे ये तो किलोग्राम में था, अब हम इसको जब ग्राम में लिखेंगे तो वैसे यहाँ पे डिवाइड में आएगा 1000, तो ऊपर चला जाएगा वो, तो हो जाएगा Na इंटू 1000 अपॉन WB, या हम बोल सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अगर हम ग्राम में ले रहे हैं तो ऊपर 1000 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। वैसे ही मोलरिटी में अगर हम वॉल्यूम को ml में ले रहे हैं तो ऊपर 1000 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। पर जब हम लीटर में ले रहे हैं वॉल्यूम को, या यहाँ पे मास को किलोग्राम में ले रहे हैं, तो हमें नॉर्मली सीधा वैसे ही रखना है। तो ये हमारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म यहाँ पे खत्म हो गई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे। जैसे ये सेम जो एनवायरमेंटल कंडीशन है, जैसे एक ही कंडीशन पे हम किसी भी सॉल्यूट में, जैसे नॉर्मल एग्जांपल लेके चलते हैं, 1 ग्लास पानी लिया, अब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे और रूम प्रेशर पे हम उसमें कितनी ज्यादा चीनी डाल सकते हैं, वो हो गया उसकी सॉल्युबिलिटी चीनी की। तो अब ये जो सॉल्युबिलिटी है किसी भी सॉल्यूशन की, वो 4 चीजों पे मेनली डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर और प्रेशर। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो हमने देख लिया। पहले हम बात करेंगे कि सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूट की तरह वर्क करेगा और लिक्विड जो है वो सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉलिड इन लिक्विड। नेक्स्ट हम बात करेंगे गैस इन लिक्विड। तो सॉल्वेंट तो लिक्विड ही रहेगा, पर सॉल्यूट एक बार हमने सॉलिड लिया है और एक बार गैस लिया है। तो पहले हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो हम बात करते हैं सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन की। तो इसमें क्या है कि सॉल्यूट जो है वो क्या है, सॉलिड है और सॉल्वेंट है लिक्विड। तो जब हम डेली लाइफ में देखते हैं कि हर कोई सॉलिड जो वो लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होता। अगर जैसे हम वाटर को मानते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट मानते हैं, तो हम उसी का एग्जांपल लेके चलते हैं। तो हर सॉलिड जो है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। जैसे नॉर्मली हमने नमक को पानी में घोल दिया, चीनी को घोल दिया, तो वो तो उसमें डिसॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर उसी को हमने तेल को घोला पानी में, तो वो उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। वही वो तेल जो है वो फैट में डिसॉल्व हो जाएगा। या हम बात करें, जैसे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी दे रखा है कि शुगर और सॉल्ट जो है वो पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे, पर एंथ्रासीन और नेफ्थलीन वो पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे। वही एंथ्रासीन हो गया, नेफ्थलीन हो गया, ये सब अल्कोहल में डिसॉल्व हो जाएंगे, पर अल्कोहल में शुगर और सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होंगे। तो इसका क्या रीजन है, वो भी सारे सॉलिड है और ये भी लिक्विड है। तो बात तो वही है, सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, पर कुछ चीजें डिसॉल्व हो रही है, कुछ चीजें डिसॉल्व नहीं हो रही। तो इसका मेन रीजन ये होता है कि अगर कोई पोलर सॉल्वेंट है तो वो अपने अंदर पोलर सॉल्यूट को ही डिसॉल्व करेगा। अगर कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो वो अपने अंदर नॉन पोलर सॉल्यूट को ही डिसॉल्व करेगा। तो इसका रीजन क्या होता है, जैसे हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ा था सॉलिड स्टेट, उसमें हमने एक टेबल देखी थी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कैसा फोर्स होता है। तो जैसे नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में लंडन फोर्स होता है और पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में डाइपोल अट्रैक्शन होता है। तो अगर सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक ही तरह का फोर्स होगा और सारे पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक ही तरह का फोर्स होगा, तो सेम तरह का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होने के कारण वो एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जो जैसा होगा वो अपने अंदर वैसे को ही डिसॉल्व करेगा। अगर वो खुद पोलर है तो वो पोलर सॉल्यूट को ही डिसॉल्व करेगा। अगर सॉल्वेंट खुद नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर सॉल्यूट को ही डिसॉल्व करेगा।
वो पोलर को नहीं डिसॉल्व करेगा। तो ये हो गया नॉर्मली हमने बात कर ली। अब हम देखते हैं कि जैसे हमने एक गिलास पानी लिया, उसमें हम चीनी घोल रहे हैं, तो जब नॉर्मली धीरे धीरे घोल रहे हैं तो वो चीनी घुलती जाएगी। अगर जैसे 1 चम्मच लिया, उसको घोल दिया, एक टाइम के बाद में, या अगर हम एक साथ बहुत सारी चीनी डाल दें तो वो क्या घुलनी बंद हो जाएगी और वो जो चीनी है वो नीचे जाने लग जाएगी, नीचे जम जाएगी ग्लास में। तो वो क्यों होता है? जब तक वो घुल रही थी तो उसको हम बोलेंगे कि चीनी डिसॉल्व हो रही है पानी में, लेकिन जब वो घुलना बंद हो गई या जब वो ग्लास में नीचे बैठने लग गई तो उसको हम बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। पहला तो हो गया डिसॉल्विंग और दूसरा वो क्रिस्टल बन रहा है उसके। तो ये दोनों, जब कोई भी सॉल्यूट सॉल्वेंट में इक्वल अमाउंट में डिसॉल्व भी हो और इक्वल अमाउंट में उसके क्रिस्टल भी बने, उसको हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो वो स्टेज आने पे क्या होता है कि जैसे चीनी है तो जितनी चीनी डिसॉल्व हुई है उतनी ही चीनी क्रिस्टल बन के नीचे बैठ जाएगी, दोनों की अमाउंट सेम रहेगी। अब हम जैसे एक कंडीशन आएगी, जैसे हमने अभी बात की कि चीनी घुलनी बंद हो गई। अब वो पानी इससे जैसे एक लिमिट अमाउंट से ज्यादा वो चीनी को नहीं घोल पा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसकी सैचुरेटेड स्टेज। इसकी 2 स्टेज होती है, एक तो हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन और दूसरा हो गया अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो गया कि अगर नॉर्मल टेम्परेचर या प्रेशर पे, जो हमने शुरुआत से टेम्परेचर और प्रेशर लिया है, उसी सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर हम बनाएं, उसको सॉल्यूशन बनाएं, तो क्या होगा कि उसमें और ज्यादा सॉल्यूट हम ऐड नहीं कर सकते। अगर और ज्यादा सॉल्यूट ऐड करेंगे तो डिसोल्यूशन, यानी वो घुलेगा नहीं। डिसोल्यूशन नहीं होकर उसका क्रिस्टलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी वो घुलना बंद हो जाएगा। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी वो सॉल्यूशन सेटिस्फाइड हो गया। अब अगर वो उसी टेम्परेचर या कंडीशन पे अपने अंदर और सॉल्यूट घोलता जा रहा है या वो सैचुरेट नहीं हो रहा, तो वो हो गया अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी मान लो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे हमने 2 सॉल्यूशन लिए, 2 अलग अलग सॉल्वेंट लिए। एक सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट डाल रहे हैं तो उसमें क्या होगा, सॉल्यूट एक टाइम पे आने के बाद घुलना बंद हो गया, उसका क्रिस्टल बनने स्टार्ट हो गए, यानी वो क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। वो और सॉल्यूट अपने अंदर डिसॉल्व नहीं करेगा। लेकिन वही दूसरा जो सॉल्वेंट है वो अपने अंदर अभी तक और सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहा है। पहला तो सैचुरेट हो गया, उसके बाद में भी दूसरा जो सॉल्वेंट है वो और ज्यादा अपने अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकता है। तो वो क्या हो गया, उस सेम टाइम पे वो अनसैचुरेटेड हो गया। अनसैचुरेटेड यानी वो सॉल्यूशन अभी तक अनसेटिस्फाइड है, उसमें और सॉल्यूट हम डाल सकते हैं। तो ये हो गई सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ये तो हमने बात कर ली सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पे। नेक्स्ट जो सॉल्युबिलिटी है उसको डिपेंड, वो 2 चीजों पे और डिपेंड होती है, यानी 2 चीज और उसको अफेक्ट करती है। वो क्या हो गया, टेम्परेचर और प्रेशर। तो पहले प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर का कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पे, क्योंकि हमने अभी कौन सी लिया, सॉलिड इन लिक्विड, यानी सॉलिड को हम डिसॉल्व करें लिक्विड में, तो प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ता नॉर्मली, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड वो दोनों ही हाईली अनकम्प्रेसिबल है, उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। तो थ्योरेटिकली इसकी कोई वैल्यू हो सकती है, पर जब हम प्रैक्टिकल वे में जब सॉल्यूशन बनाते हैं या जब हम प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करते हैं तो उसमें जो प्रेशर है उसका सॉल्यूशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। नॉर्मली जो सॉल्यूशन है वो वैसे ही होगा, अगर डिसोल्यूशन होना है तो वैसे ही होगा और क्रिस्टलाइजेशन होना है तो वैसे ही होगा। पर टेम्परेचर का बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर हम टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें तो उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है सॉल्यूशन पे या सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पे। इसका 2 तरह से इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो प्रोसेस है वो 2 तरह का हो सकता है। एक तो प्रोसेस हो सकता है हमारा एक्सोथर्मिक, यानी जब हम उस सॉल्यूशन को बना रहे हैं या जब सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट को मिक्स कर रहे हैं तब हीट रिलीज होगी, वो अपने अंदर से हीट को रिलीज करेगा, तो वो तो हो गया एक्सोथर्मिक। और दूसरा हो सकता है हमारा एंडोथर्मिक, यानी जब हम उसको डिसॉल्व करें तो उसको हीट और चाहिए सॉल्यूट को डिसॉल्व होने के लिए। तो इन दोनों पे टेम्परेचर का अलग अलग इफेक्ट पड़ता है। अगर वो एंडोथर्मिक है, जो सॉल्यूशन हम बना रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि जितना ज्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। जैसे हमने चीनी को नॉर्मल पानी में घोला तो वो थोड़े टाइम के बाद में घुलनी बंद हो जाएगी, पर या थोड़ी देरी से घुलेगी।
पर क्या अगर हम उसको जब गर्म करते हैं, जैसे नॉर्मली हमने एक ग्लास में पानी लिया और चीनी डाली, उसको हम चम्मच से हिलाते हैं तो 10-15 सेकंड हिलाने के बाद में या 1 मिनट हिलाने के बाद में वो चीनी उसमें घुलती है। पर जैसे हम पानी को हमने गर्म किया और उसमें चीनी डाली, उबलते हुए पानी में हमने चीनी डाली, तो उसको हिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती और चीनी उसमें घुल जाती है। यानी जब हमने टेम्परेचर उसको बढ़ाया तो उसकी सोल्युबिलिटी और ज्यादा इंक्रीज हो गई। वैसे अगर ज्यादा चीनी डाले तो उसमें चाशनी भी बन जाती है, पर अगर उतनी अमाउंट की चीनी, अगर जो चाशनी का जो सॉल्यूशन है उसको हम नॉर्मली हाथ से अगर घोले तो वो नहीं घुलेगा। ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो और ज्यादा चीनी उसमें घुल गई, उसमें भी अगर करेंगे तो वो चाशनी और थिक होती जाएगी। तो वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो जितना पानी हम ठंडा लेंगे उतनी ज्यादा देरी से वो उसमें डिसोल्यूशन होगा, और जितना हम पानी गर्म लेंगे या उस सॉल्यूशन को गर्म करते जाएंगे उतना उसका डिसोल्यूशन बढ़ता जाएगा। फिर हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक। अब ये इसके फेवर में क्यों है टेम्परेचर? क्योंकि एंडोथर्मिक यानी इसको होने के लिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए और हम इसको ज्यादा टेम्परेचर दे रहे हैं, तो इसके लिए एक फेवरेबल कंडीशन क्रिएट हो गई, तो ये आसानी से उसमें डिसॉल्व होता जाएगा। वहीं इसका जस्ट उल्टा होगा एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या है? ये खुद डिसॉल्व होने के लिए हीट को रिलीज करता है, यानी इसको एक तरह से कोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए डिसॉल्व होने के लिए, इसीलिए तो ये हीट को रिलीज कर रहा है। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसके लिए वो उल्टी कंडीशन हो गई। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होगा? सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे हम पानी में अगर आटे को घोलेंगे या मैदा हो गया या बेसन हो गया, तो उनको हम जितने ज्यादा गर्म पानी में घोलेंगे वो उतने ज्यादा नहीं, उसकी क्रिस्टलाइजेशन होता रहेगा, उसको डिसॉल्व नहीं होंगे वो पानी में। पर वहीं अगर हम ठंडे पानी में घोलेंगे तो वो जल्दी आसानी से घुल जाएंगे। तो वो हो गया एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है वो, क्योंकि इसको हीट नहीं चाहिए। हीट इसके लिए एक एडवर्स कंडीशन है एक्सोथर्मिक के लिए, इसको कोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए, तभी तो ये खुद में से हीट रिलीज कर रहा है। तो इसके लिए वो एडवर्स कंडीशन होगी, तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी। लेकिन एंडोथर्मिक को हीट चाहिए और हम इसको हीट दे रहे हैं, तो इसके लिए जो सोल्यूबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे दो तरह के इफेक्ट पड़ेंगे। अगर सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सोल्यूबिलिटी कम होगी। अगर एक्सोथर्मिक है तो हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, सोल्यूबिलिटी कम होगी। और अगर एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। तो ये हमने बात कर ली सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।